नमस्कार, डीजी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा। खबरों को विस्तार से देखें उससे पहले आइए शुरुआत करेंगे अभी तक की हेडलाइंस के साथ। भारत सिंगापुर के बीच 4 अहम समझौते, डिजिटल तकनीक, सेमीकंडक्टर, स्वास्थ्य और स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर बनी सहमति। प्रधानमंत्री की सिंगापुर यात्रा को विदेश मंत्रालय ने बताया बेहद सफल दौरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिंगापुर में अपने समकक्ष लॉरेंस वोंग से की द्विपक्षीय वार्ता। पीएम मोदी ने कहा, हर विकासशील देश के लिए प्रेरणा है सिंगापुर। हम भी बनाना चाहते हैं भारत में कई सिंगापुर। एडवांस इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज का पीएम ने किया दौरा। दिल्ली में हुए अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया वीडियो संदेश। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को दी बधाई, कहा पृथ्वी को एक बेहतर ग्रह बनाने में मिलेगी मदद। ग्रीन फ्यूचर के लिए प्रतिबद्ध है भारत। केंद्र सरकार ने झारखंड हाईकोर्ट में कहा, संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठ का मामला गंभीर, डेमोग्राफी पर हो रहे असर और आदिवासी आबादी की गिरावट पर भी जताई चिंता। अगली सुनवाई 12 सितंबर को। दिन भर की दोनों पक्ष की अहम बहस सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुरक्षित किया फैसला। सीबीआई की गिरफ्तारी को केजरीवाल ने दी है चुनौती। बंगाल में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने राष्ट्रपति को लिखी चिट्ठी। कोलकाता रेप मर्डर केस में ढिलाई बरतने और पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल को दिए राष्ट्रपति पुरस्कार वापस लेने की मांग। और पेरिस पैरालंपिक में आज एथलेटिक्स, पावरलिफ्टिंग, तीरंदाजी, शूटिंग और जूडो में दिखेगा भारत का दम। अब तक 24 मेडल के साथ भारत 13वें स्थान पर। और बात करेंगे पीएम के सिंगापुर दौरे की। भारत और सिंगापुर अपने ऐतिहासिक संबंधों को समग्र रणनीतिक साझेदारी के स्तर पर ले जाने पर सहमत हुए हैं। दोनों देशों के बीच 4 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ। भारत की ओर से विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और उनके समकक्ष विवियन बालाकृष्णन ने ज्ञापन का आदान प्रदान किया, जिसमें दोनों देशों के बीच डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन, शिक्षा एवं कौशल विकास व उद्यमिता, स्वास्थ्य, व्यापार व उद्योग एवं इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन मंत्रालयों के बीच सहयोग पर सहमति बनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सिंगापुर समकक्ष लॉरेंस वोंग से मुलाकात की। संसद भवन में प्रधानमंत्री मोदी का औपचारिक स्वागत किया गया। दोनों नेताओं ने एक दूसरे के प्रतिनिधि मंडल से भी मुलाकात और बातचीत की। प्रधानमंत्री मोदी की सिंगापुर की ये 5वीं आधिकारिक यात्रा है और प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग से सिंगापुर में पहली औपचारिक मुलाकात है। प्रधानमंत्री मोदी ने सिंगापुर को विकासशील देशों के लिए प्रेरणा बताया। वहीं दोनों देशों के बीच राउंड टेबल मंत्री स्तर को हर एक क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने वाला करार दिया। एक्सेलेंसी, गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए मैं आपका हार्दिक धन्यवाद करता हूं। आपके प्रधानमंत्री पद ग्रहण करने के बाद ये हमारी पहली मुलाकात है। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। मुझे विश्वास है 4G के नेतृत्व में सिंगापुर और अधिक तेजी से प्रगति करेगा। एक्सेलेंसी, सिंगापुर केवल एक पार्टनर देश नहीं है। सिंगापुर हर विकासशील देश के लिए एक प्रेरणा है। हम भी भारत में अनेकों सिंगापुर बनाना चाहते हैं और मुझे खुशी है कि हम इस दिशा में मिलकर प्रयास कर रहे हैं। हमारे बीच जो मिनिस्टरियल राउंड टेबल बनी है वो एक पाथ ब्रेकिंग मैकेनिज्म है। स्किलिंग, डिजिटलाइजेशन,
मोबिलिटी, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग जैसे सेमीकंडक्टर और एआई, हेल्थ केयर, सस्टेनेबिलिटी और साइबर सिक्योरिटी जैसे क्षेत्रों में सहयोग की दिशा में ये इनिशिएटिव की पहचान बन गई है। सिंगापुर के राष्ट्रपति थरमन शनमुगारत्नम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की। ये साल 2023 में राष्ट्रपति चुने गए थे। भारतीय मूल के थरमन शनमुगारत्नम इससे पहले सिंगापुर के वित्त मंत्री और डिप्टी प्रधानमंत्री के रूप में सेवाएं दे चुके हैं। उनकी पहचान एक जाने माने अर्थशास्त्री के रूप में भी है। सिंगापुर के पूर्व प्रधानमंत्री ली सिन लूंग से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की। ली सिन लूंग लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे। उनका कार्यकाल 20 साल का रहा। उन्होंने इसी साल मई में अपने पद से इस्तीफा दिया था। पीएम मोदी ने सिंगापुर के पूर्व प्रधानमंत्री गोह चोक टोंग से भी मुलाकात की। पीएम मोदी की सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में खासी दिलचस्पी देखने को मिलती है। सिंगापुर यात्रा के दौरान पीएम एडवांस इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज AEM का दौरा किया। ये सेमीकंडक्टर बनाने की एक प्रमुख कंपनी है। प्रधानमंत्री मोदी की ये यात्रा भारत सिंगापुर के बीच सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में निर्माण, कौशल विकास और रोजगार को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण यात्रा है। स्किल डेवलपमेंट के तहत सेमीकंडक्टर फैसिलिटीज में काम कर रहे भारतीयों से प्रधानमंत्री ने मुलाकात की। प्रधानमंत्री की सिंगापुर यात्रा से सेमीकंडक्टर के क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही भारत की तकनीकी क्षमताओं के विस्तार और दोनों देशों के बीच गहरे आर्थिक संबंधों को मजबूती मिलेगी। हमारे दूरदर्शन संवाददाता अक्षय डोंगरे ने सेमीकंडक्टर परीक्षण कंपनी AEM होल्डिंग्स के अध्यक्ष से खास बात की। ये वही कंपनी है जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दौरा किया। Prime Minister of India is visiting Singapore, and one of the key highlight of this visit is going to be technology of semiconductors. In fact, we are at the AEM Holdings, and we have the chairperson with us. Sir, thank you so much for speaking with us. How do you see the future as far as the relation between the two countries are concerned, and the role that semiconductors can play? Well, if you look at the Indian diaspora across the world, it's very clear to see that the leaders in semiconductors are there. How we can collaborate, obviously, this change in a way that impacts Moore's law and advanced packaging creates opportunity for both nations. Prime Minister Modi's visit here is very apt because that signals that symbiotic relationship where it starts with the business relationship, the investments. So all stakeholders have to benefit in this relationship. So you are part of the semiconductor industry in Singapore. How is the industry looking at the India's push as far as the ambitions to become a manufacturing hub? Well, it's absolutely the right push. There are two ways, and I call it two types of investments you got to make. One is the journey that Singapore took in terms of first getting into electronics manufacturing, assembly, making sure that the electronics demand is local in terms of its production, and then bringing the chips in from a logistics supply chain perspective. At the same time, building up the infrastructure for more advanced semiconductor manufacturing, which requires clean power, water, and then, of course, the ecosystem of chemical producers as well. So that will take time. Then there's the human capital development, right? So there has to be the technicians, the supervisors, the people who understand how to problem solve from a process improvement perspective and continuous improvement. That all needs to be built up in scale as well. In the last few decades that we have seen, there have been only limited countries that have been seen as the manufacturing hubs or places of innovation as far as the semiconductor technology is concerned. Most of them located in Southeast Asia or in the region.
But now new players are coming up. So how can the collaboration take place, especially when we talk about India? What kind of potential that you see in the Indian market as well as the Indian manufacturing industry? Well, it's part of a new globalization, right? So you see a lot of high-end electronics, mobile companies moving to India. It's all public, right? They're shifting to India. So that shift is actually a very important end market because they are consumers of semiconductors. Absolutely. So the more electronics assembly and production that India has, the more it will have an end market for semiconductors. Right. So you got to think about that ecosystem because logistics also plays a part in it. Chairman of AEM Holdings, and talking to us about the semiconductor market that is at present and the future of collaboration that can take place between India and Singapore as far as the semiconductor industry is concerned. With camera person SP Dubey, Akshay Dongre, DD India. प्रधानमंत्री की सिंगापुर यात्रा पर विदेश मंत्रालय में सचिव पूर्व जयदीप मजुमदार ने बताया कि भारत और सिंगापुर के बीच 4 समझौता ज्ञापनों पर आदान प्रदान किया गया। 4 MOUs were exchanged, and these are in cooperation in semiconductor ecosystem, in digital technologies, in skill development and education, and in healthcare. The next stage in our bilateral relations has been set by the India-Singapore Ministerial Roundtable that met recently and which identified 6 pillars of our futuristic cooperation, and the above 4 MOUs address 4 of those 6 pillars. दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो संदेश जारी किया। पीएम ने कहा कि ये महोत्सव सूर्य के प्रभाव का जश्न मनाने के लिए पूरी दुनिया को एक साथ जोड़ेगा और पृथ्वी को एक बेहतर प्लेनेट बनाने में मदद करेगा। The Vedas were texts composed thousands of years ago. One of the most popular mantras of the Vedas is about the sun. Even today, millions of Indians chant it daily. Many cultures across the world have respected the sun in their own ways. Most regions also have festivals related to the sun. This International Solar Festival brings the whole world together to celebrate the sun's impact. This is a festival that will help us build a better planet. हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के संजौली में मस्जिद के अवैध निर्माण का मामला इन दिनों चर्चा में है। मस्जिद के कथित अवैध निर्माण के खिलाफ शिमला में विभिन्न हिंदू संगठनों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं ताज़ा घटनाक्रम के अनुसार भाजपा कार्यकर्ताओं, हिंदू संगठनों और स्थानीय लोगों ने संजौली मस्जिद के कथित अवैध निर्माण के खिलाफ शिमला में विरोध प्रदर्शन किया। संजौली मस्जिद के बाहर बड़ी संख्या में लोग मस्जिद के कथित अवैध निर्माण के विरोध में एकत्रित हुए। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि मस्जिद अवैध बनी हुई है और मस्जिद की 4 मंजिलें अवैध हैं। बढ़ रही है, इसके लिए पूरे तरह से जांच होनी चाहिए कि कहां से ये लोग आ रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि बांग्लादेशी या रोहिंग्या कोई ये यहाँ पर घुस रहे हैं। मस्जिद का जो मामला है, जो ये मस्जिद है, ये अवैध बनी हुई है, जिसमें कि कल अनिरुद्ध सिंह जी ने भी विधानसभा में अपनी बात रखी है। ये 4 मंजिलें इसकी अवैध है। अगर यह हमारा आधा इंच छज्जा भी बढ़ता है तो उसे तुरंत तोड़ दिया जाता है। 10 सालें हो गई है, ये इस मस्जिद पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? और हम चाहते हैं कि अवैध जो मस्जिद है ये यहाँ पर गिरनी चाहिए, ये हमारी मांग है। और इस खबर पर जुड़ गए हैं शिमला से हमारे साथी संवाददाता धर्मप्रकाश। धर्मप्रकाश, ये एक ऐसा विवाद है जिसकी एक तरह से हम कहें शुरुआत तो कांग्रेस के ही एक मंत्री ने, एक विधायक ने की, और वो भी सदन में इस मामले को उठाया। और आज की तारीख पर जिस तरह से सड़क पे तमाम संगठन और उस रिहायशी इलाके के आम लोग भी इस मस्जिद के अवैध निर्माण को लेकर इस समय मांग उठा रहे हैं, पूरा मामला है क्या?
ऋतु, विधानसभा में उठने से पहले स्थानीय लोगों ने यहाँ पर जो ऑलरेडी विरोध प्रदर्शन है वो शुरू कर दिया था। ये सत्र शुरू होने से पहले की बात है और तब से ये मामला अचानक तूल पकड़ता हुआ नजर आया और उसके बाद जब विधानसभा में अनिरुद्ध सिंह ने ये मुद्दा उठाया, उसके बाद जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स है, राजनीतिक बयानबाजी है, वो भी इस मामले में शुरू हो गई। आज भी 5 सितंबर की कॉल दी गई थी इस पूरे मैटर में जो स्थानीय लोग हैं और जो प्रदर्शनकारी उनकी तरफ से संजौली में इसी मस्जिद के बाहर इकट्ठा होने की और बड़े स्तर पर आज जो पूरे शिमला से और शिमला के बाहर से भी लोग इस मामले को लेकर यहाँ पर प्रदर्शन के लिए आज जमा हुए थे और शिमला की अलग अलग जगहों पर जो प्रोटेस्ट है इस मसले को लेकर आज हुए हैं। इसी प्रोटेस्ट की वजह से, इसी नाराजगी की वजह से राजनीतिक बयानबाजी इस मामले में शुरू हुई और जो अनिरुद्ध सिंह है, पंचायती राज मंत्री हैं, विधायक, स्थानीय विधायक है, उन्होंने भी इस मामले में प्रदर्शनकारियों से मुलाकात की है और उन्हें जल्दी ही कार्रवाई का जो आश्वासन है वो दिया है। इसके अलावा विधानसभा में जब ये मामला कल उठा था उस दौरान भी अनिरुद्ध सिंह ने साफ किया था कि इस मामले में जो कार्रवाई का दौर है वो जारी है, जो जांच है वो की जाएगी और जो भी इसमें कार्रवाई बनेगी, उचित कार्रवाई, उसको अमल में लाया जाएगा। ये पूरा मामला अभी ताजा का नहीं है बल्कि ये बहुत पुराना है। 2010 से ये मैटर जो शिमला नगर निगम की जो कोर्ट है वहां पर चल रहा है, जो सुनवाई है उस मामले को लेकर वो चल रही है, लंबित है और उसकी वजह से साइड बाय साइड जो ये मस्जिद का जो निर्माण है वो भी साथ साथ चलता आ रहा था। 4 मंजिला ये निर्माण है जिसको अवैध बताया जा रहा है। हालांकि जो निर्माण कर रहे हैं लोग उसको इसे वक्फ बोर्ड की जमीन बता रहे हैं, लेकिन अनिरुद्ध सिंह ने ये स्टेटमेंट दिया है कि ये सरकार की जमीन है और जांच पड़ताल के बाद ये साफ हो जाएगा क्योंकि इस मामले को लेकर जो बयानबाजी है वो लगातार सदन के अंदर और सदन के बाहर जारी है। ज्यादा सुर्खियों में ये मामला अब तब आया जब असदुद्दीन ओवैसी ने इस मसले को लेकर इंटरफेयर किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इसमें उन्होंने एक स्टेटमेंट पास किया जिसमें उन्होंने कांग्रेस पर भी हमला बोला है, प्रदेश सरकार पर भी इसे लेकर निशाना साधा है। उसके बाद प्रदेश के जो मंत्री हैं, चाहे वो अनिरुद्ध सिंह हो, विक्रमादित्य सिंह हो, तमाम जो नेता हैं वो इस मसले को लेकर सामने आए और असदुद्दीन ओवैसी को भी एक तरह से नसीहत देते वो नजर आए कि वो इस मसले पर ज्यादा इंटरफेयर करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश जो है वो ना करें। आप यहाँ पर अगर स्टेट की बात करें तो लोगों की एक डिमांड है, जो संजौली के आसपास के जो स्थानीय लोग हैं उनकी ये डिमांड है कि अवैध तरीके से ये निर्माण यहाँ पर किया जा रहा है। प्रशासन इसको लेकर चुप्पी साधे हुए है और सरकार भी इस मसले पर कोई एक्शन जो है वो ले नहीं रही है, जिसकी वजह से आज ये नौबत आई है कि पूरे शिमला और शिमला के बाहर से जो लोग हैं वो यहाँ पर आज इकट्ठे होकर प्रोटेस्ट करते नजर आए हैं। जी धर्म प्रकाश, आपने कहा ये 2010 का मामला, यानी कि 14 साल में 4 मंजिला इमारत बनी है, ये मस्जिद में जो 4 मंजिले का निर्माण हुआ है, या ये हर सरकार की कोई ना कोई लापरवाही रही है इस तरह के अवैध निर्माण में? बिल्कुल, जाहिर तौर पर ये सरकार के स्तर पर भी लापरवाही है, जो प्रशासनिक तबका है उसके स्तर पर भी लापरवाही है और नगर निगम के स्तर पर सबसे बड़ी लापरवाही है। हालांकि नगर निगम के अधिकारियों का तो ये भी तर्क है कि इस निर्माण के लिए जो परमिशंस हैं वो इन लोगों के पास नहीं है। मतलब बिना परमिशन, बिना इजाजत के ये निर्माण यहाँ पर चल रहा है और इसके बावजूद भी कोई एक्शन नहीं हुआ। और स्थानीय लोगों में नाराजगी ज्यादा इस बात को लेकर है कि आए दिन नगर निगम के जो अवैध निर्माण हटाने के जो अभियान है वो लगातार चलते रहते हैं, जिसकी वजह से लोग नगर निगम के खिलाफ वैसे ही नाराज रहते हैं। अगर हम बाजारों की बात करें, दुकानों की बात करें, जो रिहायशी मकान बने हैं इस इलाके में उनकी बात करें तो जी धर्म प्रकाश, आपका कहना है कि नगर निगम तमाम अवैध निर्माणों पर तो सख्त हो रही है, लेकिन मस्जिद में की 4 मंजिला जो अवैध निर्माण है उस पर नगर निगम खामोश है। अंत में बहुत संक्षेप में, किस तरह से वक्फ बोर्ड पार्टी है इस पूरे विवाद में? देखिए, जो सबसे बड़ा तर्क दिया जा रहा है इस निर्माण के पीछे वो यही दिया जा रहा है कि ये वक्फ बोर्ड की जमीन है और वक्फ बोर्ड अपने अधिकार क्षेत्र में रहकर ये निर्माण कर रहा है। लेकिन जो स्थानीय लोग हैं और जो प्रशासन है और सरकार के मंत्री हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि ये जमीन सरकार की है, वक्फ बोर्ड का लेना देना नहीं है, और अगर है भी तो उसको लेकर जांच पड़ताल के बाद ये स्पष्ट हो पाएगी कि जमीन किसकी है। उसके बाद भी इसमें निर्माण के लिए जो परमिशन है, जो इजाजत है लेना, वो जरूरी है, जो इसमें ली नहीं गई है, जिसकी वजह से ये मामला पूरी तरह से अवैध बनता जा रहा है। और इस 4 मंजिला निर्माण के लिए जो जरूरी औपचारिकताएं हैं वो पूरी ना किया जाना इसे प्रॉपर जो इल्लीगल है वो करार दे रहा है, जिसकी वजह से ये मैटर थोड़ा अभी और आगे बढ़ता नजर आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद ओम प्रकाश, पूरी जानकारी के लिए इस पूरे विवाद पर धन्यवाद। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद खबरें जारी रहेंगी, देखते रहिए डीडी न्यूज। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो
या अच्छी फसल, इसीलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। और आइए बात करेंगे शराब घोटाले में आरोपी अरविंद केजरीवाल से जुड़ी सीबीआई केस की। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की याचिका पर आज फैसला सुरक्षित रख लिया है। सीबीआई की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर आज दिन भर दोनों पक्षों के बीच खूब बहस हुई। केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि सीबीआई ने FIR दर्ज होने के 2 साल बाद गिरफ्तारी की, ताकि ईडी मामले में जमानत के बाद भी केजरीवाल जेल से बाहर नहीं आ सकें। वहीं सीबीआई की ओर से कहा गया है कि केजरीवाल को जमानत के लिए निचली अदालत जाना चाहिए। झारखंड हाईकोर्ट ने संथाल परगना में बांग्लादेशियों की घुसपैठ के मामले में दायर जनहित याचिका पर एक बार फिर सुनवाई की। केंद्र सरकार ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि संथाल परगना में बांग्लादेशियों की घुसपैठ की स्थिति अलार्मिंग है। इसकी वजह से इलाके की डेमोग्राफी प्रभावित हो रही है। केंद्र सरकार इस मामले में कोर्ट में जल्द ही एक विस्तृत जवाब दाखिल करेगी। मामले की अगली सुनवाई 12 सितंबर को होगी। याचिका में कहा गया है कि जामताड़ा, पाकुड़, गोंडा, साहिबगंज आदि झारखंड के बॉर्डर इलाके से बांग्लादेशी घुसपैठिए झारखंड आ रहे हैं। प्रसिद्ध कुंभ मेले 2025 को ऐतिहासिक बनाने के लिए इंडिया थिंक काउंसिल और उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से देश भर के कई राज्यों में कुंभ कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। तैयारियों को लेकर हैदराबाद के नारायणम्मा इंजीनियरिंग कॉलेज में बैठक हुई। इस बैठक में उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री के सलाहकार अवनीश अवस्थी, भाजपा नेता और लतांबा फाउंडेशन की ट्रस्टी माधवी लता और उत्तर प्रदेश कुंभ मेला आयोजक सौरभ पांडे सहित प्रतिष्ठित हस्तियों ने बैठक में भाग लिया। इस अवसर के महत्व को रेखांकित किया। सौरभ पांडे ने युवाओं के बीच सनातन धर्म को बढ़ावा देने के लिए किए गए विभिन्न कार्यक्रमों पर प्रकाश डालते हुए कुंभ मेले की तैयारी के लिए राष्ट्रव्यापी प्रयासों पर जोर दिया। वहीं माधवी लता ने एक भव्य और समावेशी उत्सव सुनिश्चित करने के लिए देश भर से भक्तों की भागीदारी को सुविधाजनक बनाने के लिए की जा रही व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी दी। इस कुंभ मेला को अब की बार ऐसा एक कुंभ मेला बनाए ताकि पूरा इतिहास इसको याद रह जाए, ऐसा एक योजना से प्रीतम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हमारे योगी जी और कॉन्क्लेव के एक सदस्य और उत्तर प्रदेश इंडिया थिंक काउंसिल वाले मिलकर हर राज्य से वहाँ के हिंदुत्व को सोच विचार रखने वाले जिन सदस्यों को, ज्ञानी को, पढ़े लिखे लोगों को एकत्रित कर उनके साथ एक ऐसी सोच विचार लेके आ रहे ताकि अब की बार कुंभ मेला को और कितना अच्छा बना सके। This time in 25 states we are organizing all across in all the states. The 9th round table in Hyderabad is at GNITS. So we are holding all across the country to invite people to the Kumbh and to spread awareness about the Kumbh. केंद्रीय संचार और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने डाक विभाग के भविष्य के लिए रणनीतियों की रूपरेखा तैयार करने पर ध्यान केंद्रित किया। डाक विभाग अधिकारियों के सम्मेलन 2024 की मेजबानी करते हुए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भारत के डिजिटल और वित्तीय समावेशन लक्ष्यों को हासिल करने में डाक सेवाओं की उभरती भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने डाक विभाग के लिए 40,000 करोड़ रुपए के राजस्व का लक्ष्य रखा। सिंधिया ने डाक विभाग के अधिकारियों को एक टीम, एक विजन, एक लक्ष्य के लिए एक परिणाम के मंत्र के साथ डाक विभाग के कर्मचारियों को काम करने के लिए प्रोत्साहित किया। Our post office today must become a window to the world for the common man. That small office building must become a one-stop shop for all services that any citizen of our country would like to avail of. Our revenue stream is 12,000 crores. Our cost stream is 36,000 crores. Why is it that my family cannot become a profit center for the government of India? To go from 12,000 crore of revenue to 40,000 crore of revenue. But it's not outside the realm of possibility. If we all put our minds to it. वक्फ संशोधन विधेयक से संबंधित संयुक्त संसदीय समिति ने
जनता, स्वैच्छिक संगठनों, विशेषज्ञों, हितधारकों और संस्थानों से विचार और सुझाव आमंत्रित किए हैं। लोकसभा सचिवालय ने इस बारे में प्रेस विज्ञप्ति जारी की है। इसमें कहा गया है कि जो लोग समिति को लिखित सुझाव भेजना चाहते हैं वे उनकी 2 प्रतियां हिंदी या अंग्रेजी में भेज सकते हैं। सुझाव विज्ञप्ति के प्रकाशन की तारीख से 15 दिन के भीतर पहुंच जाने चाहिए। विज्ञप्ति के अनुसार समिति को भेजे गए ज्ञापन और सुझाव उसके रिकॉर्ड का हिस्सा होंगे और उन्हें गोपनीय और समिति की संपत्ति समझा जाएगा। बिल का मसौदा हिंदी और अंग्रेजी में लोकसभा की वेबसाइट पर उपलब्ध है। असम कैबिनेट की बैठक में राज्य के मूल निवासियों के हितों की रक्षा के लिए कई अहम फैसले लिए गए। फैसलों के बारे में जानकारी देते हुए असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि असम सरकार संवैधानिक, विधायी और प्रशासनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने और असमिया लोगों की सांस्कृतिक, सामाजिक और भाषाई पहचान और विरासत की रक्षा, संरक्षण, संवर्धन के लिए सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति विप्लव कुमार शर्मा की अध्यक्षता में असम समझौते की 6ठी अनुसूची के संबंध में उच्च स्तरीय समिति की 67 सिफारिशों में से 57 को लागू करेगी। उन्होंने कहा कि कैबिनेट की बैठक में इसे लागू करने के लिए रोड मैप तैयार करने के लिए विस्तृत चर्चा की गई। सीएम शर्मा ने बताया कि शेष 10 सिफारिशों के लिए केंद्र सरकार के साथ गहन विचार विमर्श किया जाएगा। विप्लव कुमार शर्मा की अध्यक्षता वाली समिति का गठन असमिया लोगों को परिभाषित करने और उनके लिए सुरक्षा उपाय स्थापित करने के लिए किया गया है। असम के 2 जिलों में मछली पालक यूरिया का प्रयोग कर रहे हैं, जिससे राज्य में किडनी की बीमारियां बढ़ रही हैं। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने लोगों से इन मछली पालकों से मछली नहीं खरीदने की अपील की है। इसके पीछे उन्होंने खतरनाक बीमारियों के खतरे का हवाला दिया है। दरअसल 4 सालों में नागांव और मोरीगांव में मछली पालन करने वाले लोगों की वजह से राज्य में किडनी की बीमारियां बढ़ रही हैं। उन्होंने कहा है कि मछली उत्पादन बढ़ाने के कई जैविक तरीके हैं। अगर वो मछली उत्पादन के लिए शॉर्टकट अपनाते रहेंगे तो ये काम नहीं करेगा। हालांकि सीएम शर्मा के इस बयान पर राजनीति तेज हो रही है। मैं तो सदाय কৈ আছো, আজি আপোনালোকে চাওক, মই কোনো জাতি, ধৰ্ম, বৰ্ণৰ কথা নকওঁ। নগাঁও, মৰিগাঁও যিমান মাছ হয় সবতে ইউৰিয়া ব্যৱহাৰ হয় আৰু গুৱাহাটীৰ যিটো ওয়েষ্ট, মই কি ওয়েষ্ট নকওঁ, সেই ওয়েষ্ট বিলাকো আনি পুখুৰীত মাছ উৎপাদনৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰা হয়। তাৰ ফলত আপোনালোকে চাব, আজিৰ পৰা 4 বছৰ আগত যিমান কিডনি বেমাৰ হৈছিল, এতিয়া তাতকৈ বহুত বেছি মানুহৰ কিডনি বেমাৰ হয়। গতিকে যেতিয়ালৈকে খাদ্য আমি সুৰক্ষিত কৰিব নোৱাৰো, মাছৰ উৎপাদন বঢ়াৰ কাৰণে আন বহুত অৰ্গেনিক নিয়ম আছে, কিন্তু যদি শৰ্টকাটত যায় তেতিয়াহ'লেতো কাম নহ'ব। এই কথাবোৰ মই কোৱা নহয়, বিভিন্ন টিভি ইণ্টাৰভিউত এই খেতিয়কসকলে কৈছে যে আমি ইউৰিয়া ব্যৱহাৰ কৰোঁ। এটা খেতিত ইউৰিয়া দিলে গছ পাব, গছে খাদ্য উৎপাদন কৰিব। এটা তাত পুৰা সাইণ্টিফিকেলি বুজোৱা আছে যে কিমান ইউৰিয়া হ'ব, কিমান নাইট্ৰজেন হ'ব, পুৰা এটা ভাগ কৰা আছে। এটা মাছত পোনে পোনে ইউৰিয়াটো দি দিয়ে, মানুহৰ কিডনি বেমাৰ হয়। সেইকাৰণে মই উজনি অসমৰ ৰাইজকো কৈছো, যদি নপঠাই ভাল কথা, সুযোগটো ল'ব লাগে, বজাৰখন এই সুযোগতে ল'ব লাগে আৰু কাজিয়া কৰি নহয় যে আমাৰ মাছটো স্বাস্থ্যৰ উপযোগী, তেতিয়া মানুহে 2 টকা বেছিও দিব। महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा क्षतिग्रस्त के मामले में सियासत अभी थमी नहीं है। भले ही मूर्तिकार जयदीप आप्टे की गिरफ्तारी हो गई है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने विपक्षी दलों को आड़े हाथ लेते हुए कहा है कि जयदीप आप्टे हो या कोई भी हो, वो कानून से ऊपर नहीं है। जयदीप आप्टे की चौकसी होगी, कार्रवाई होगी और छत्रपति शिवाजी महाराज जी हमारे सबके लिए आराध्य दैवत है। ये दुर्घटना बहुत ही दुर्दैवी बात है, लेकिन उसका राजकारण करना, उसकी राजनीति करना, ये तो बहुत बड़ा दुर्दैव है। और इसलिए हम सरकार ये छत्रपति शिवाजी महाराज जी का जो प्रतिमा है, ये स्टैच्यू जो है, ये भव्य दिव्य जल्द से जल्द वहाँ बनाएगी, ये हमारा मकसद है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और केंद्रीय गृह मंत्री को एक पत्र लिखकर उनसे कोलकाता के पुलिस आयुक्त विनीत गोयल को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस पदक को वापस लेने की मांग की है। ये चिट्ठी आरजीकर मेडिकल कॉलेज कोलकाता की रेजिडेंट डॉक्टर के रेप और मर्डर केस की जांच के दौरान
उनके निंदनीय और शर्मनाक आचरण के संबंध में लिखी गई है। चिट्ठी में लिखा है कि 14 अगस्त 2024 की रात को आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में हुई बर्बरता के दौरान भौतिक साक्ष्यों को नष्ट करने और जानबूझकर निष्क्रियता में उनकी मिलीभगत को मीडिया में अच्छी तरह से दिखाया गया। पश्चिम बंगाल में स्वास्थ्य क्षेत्र में चल रहे वित्तीय और अनैतिक रैकेट को छुपाने के इरादे से राजनीतिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए संभवतः देश के सबसे जघन्य और संवेदनशील अपराध की जांच को बाधित करने का उनका बेशर्म प्रयास उन्हें ऐसे पुरस्कारों को बरकरार रखने के अयोग्य बनाता है। उनके कार्यों ने 167 वर्षों में कड़ी मेहनत से बनाई गई कोलकाता पुलिस की प्रतिष्ठा को धूमिल किया है और पश्चिम बंगाल पुलिस को शर्मसार किया है। कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों को बचाने के इरादे से की गई उनकी गतिविधियों ने पश्चिम बंगाल में पहले से ही खराब कानून और व्यवस्था की स्थिति को और खराब कर दिया है। उन्होंने राज्य और देश को बहुत शर्मसार किया है। हाल ही में JLL और लुसाल ने अपने ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स का नवीनतम संस्करण प्रकाशित किया, जो 89 देशों और क्षेत्रों में बाजार पारदर्शिता का मानक है। ये रिपोर्ट विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में कानूनी और नियामक वातावरण, डेटा की उपलब्धता और परिचालन स्थितियों का आकलन करती है। हाल के वर्षों में सबसे महत्वपूर्ण रुझानों में से एक एशिया प्रशांत क्षेत्र के देशों की आर्थिक प्रगति रही है, लेकिन जिस बाजार ने सबसे बड़ा सुधार दिखाया है वो भारत है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। दुनिया की 5वीं और सिंगापुर के बिजनेस लीडर्स की मीटिंग हुई है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया है। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हिज एक्सेलेंसी गान किम योंग, होम मिनिस्टर हिज एक्सेलेंसी शनमुगम जी, भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर जी, सिंगापुर बिजनेस जगत के सभी लीडर्स, देवी और सज्जनों, मैं सोच रहा था कि जो लोग इतने सालों से भारत में काम कर रहे हैं तो कुछ न कुछ अपेक्षाएं होगी, कुछ शिकायतें होगी, लेकिन मैं सुखद आश्चर्य है कि वाहवाही के सिवाय यहाँ कोई स्वर नहीं है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा संतोष है। और मैं अपना बात शुरू करने से पहले मैं क्वेक क्वांग मंग को कहना चाहूँगा, उनका मीठा पान। देखिए, हिंदुस्तान में जब भी पान की चर्चा होती है तो बनारस के बिना अधूरी रहती है। और मैं बनारस का सांसद हूँ। अगर आप पान खाने का सचमुच में मजा ले रहा है तो आपको अपना कोई इन्वेस्टमेंट काशी में करना चाहिए। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा, अनेक विषयों पर बात करने का, आप सबको सुनने का मुझे अवसर मिला। मैंने देखा कि एक विषय जो प्रमुख रूप से नजर आ रहा है वो स्किल डेवलपमेंट का आ रहा है। और भारत भी इंडस्ट्री 4.0 को ध्यान में रखते हुए या सेमीकंडक्टर का क्षेत्र को देखते हुए हम स्किल डेवलपमेंट पर बहुत बल दे रहे हैं। भारत की आवश्यकताओं के साथ उसका संबंध एक ग्लोबल जॉब मार्केट के से भी जुड़ा हुआ है। अगर आपकी कंपनियां ग्लोबली क्या चल रहा है उसका एक अगर सर्वे करें, ग्लोबल डिमांड क्या है उसका अगर एक एनालिसिस करें और उसके अनुसार भारत में स्किल डेवलपमेंट के लिए आए तो ग्लोबल जॉब मार्केट को बड़ी आसानी से एड्रेस कर सकते हैं।
ये मेरा तीसरा कार्यकाल है और आप में से जो लोग भारत से परिचित हैं उनको पता है कि 1962 के बाद 60 साल के बाद भारत में किसी सरकार को तीसरी बार देश की जनता ने सेवा करने का अवसर दिया है और दुनिया में सबसे ज्यादा लोगों ने वोट कर करके इस सरकार को बनाया है और उसका मूल कारण है कि 10 साल का इस सरकार के नीतियों पर विश्वास, उसकी नीयत पर विश्वास और देश को जिस दिशा में हम ले जा रहे हैं, देश में जिस ऊंचाई को प्राप्त करने का हम प्रयास कर रहे हैं, वो भारत के सामान्य मानवीय के एस्पिरेशंस के अनुकूल है और तब जाकर के इतना बड़ा देश आपके साथ चलता है। यहाँ एविएशन सेक्टर के लोग हैं, दुनिया में फास्टेस्ट ग्रोइंग एविएशन सेक्टर कहीं है तो भारत में है और हम भी चाहते हैं कि बहुत तेजी से एविएशन के लिए जो जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो एमआरओज की जरूरत है, वो हमारी प्रायोरिटी का भी एक क्षेत्र है और इसलिए मैं चाहूंगा, अब जैसे सिंगापुर एयरलाइन का कहना है कि हमें जरा कनेक्टिविटी के लिए नए नए डेस्टिनेशन मिले, बहुत स्वाभाविक है, लेकिन मैं ये भी चाहूंगा कि आप इतना छोटा विचार मत रखिए। आप आइए, नए एयरपोर्ट के मैदान इन्वेस्टमेंट की दृष्टि से आइए, डेस्टिनेशन भी ले जाइए, एक विन विन सिचुएशन बनेगी। एयरपोर्ट का निर्माण भी आप करेंगे, डेस्टिनेशन का अपॉर्चुनिटी भी आपको मिलेगा। तो हम एक उस प्रकार से एक पैकेज बना करके चल सकते हैं, क्योंकि भारत में शायद मुझे बहुत ही निकट भविष्य में 100 से ज्यादा एयरपोर्ट बनाने होंगे। यानी अपने आप में एक बहुत बड़ा मिशन है, क्योंकि जिस प्रकार से मेरा यहाँ एविएशन सेक्टर का ग्रोथ है और जिस प्रकार से एस्पिरेशनल सोसाइटी के ये जो मांग है, आज मैं उसको कैटर नहीं कर पा रहा हूं, हम कम पढ़ रहे हैं, हमें बहुत बड़ी आवश्यकता है। उसी प्रकार से आज खुशी की खबर तो है ही है, एयर इंडिया का आपके साथ यहाँ मर्जर होना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा काम हुआ है। लेकिन ये भी हम सोचे कि भारत विद इन इंडिया डोमेस्टिक एयर ट्रैफिक के लिए हम चाहते हैं कि कंपटीशन की स्थिति बने, अधिक कंपनी आए। आज वो स्थिति नहीं है, बहुत पूरा स्काई ओपन पड़ा है जी। और मैं चाहूंगा कि आप में से जो कंपनियां उस दिशा में भी आगे आना चाहती हैं, तो उसके लिए भी अवकाश है। एनर्जी सेक्टर में यहाँ पर काफी चर्चा हुई, ग्रीन हाइड्रोजन की, अमोनिया की। हमने पूरी दुनिया को एक वादा किया है और हम ग्लोबल वार्मिंग को जो चैलेंज मानते हैं, उसमें हम सिर्फ अपनी संवेदना व्यक्त कर करके अटकने वाले नहीं है, हम सॉल्यूशन देने वाले लोग हैं। और हमने 500 गीगावाट का लक्ष्य टारगेट किया है और 2030 तक मुझे करना है। और उसमें मैं न्यूक्लियर की तरफ भी उतना ही जाना चाहता हूं, हाइड्रो पर भी जाना चाहता हूं, सोलार पर भी जाना चाहता हूं, विंड पर भी जाना चाहता हूं। उसी प्रकार से हमने बायोफ्यूल की पॉलिसी बनाई है, उसकी दिशा में भी एक बहुत बड़ा काम। और आपने G20 समिट में भी हमारे जो आउटकम है उसमें बायोफ्यूल की बात आपके ध्यान में आई होगी। भारत उसको लीड करना चाहता है। मैं चाहूंगा ऐसे अनेक क्षेत्र हैं एनर्जी से जुड़े हुए,
जिसके कारण ग्रीन जॉब की पूरी संभावना है, उसके लिए भी हम काफी इनिशिएटिव ले रहे हैं। मैं आपसे आग्रह करूंगा, आप आइए। हम देश में दूसरे प्रकार से भी एनवायरनमेंट को एड्रेस कर रहे हैं, जैसे हमारी स्क्रैपिंग पॉलिसी। ये इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मैं सरकार के सारे पुराने व्हीकल स्क्रैप करने की दिशा में जा रहा हूं। इतने बड़े देश में सारे पुराने व्हीकल स्क्रैप होना यानी इतना बड़ा काम है। अगर आपकी कंपनियां मान लीजिए इन्वेस्टमेंट करें या खुद इस दिशा में आए, और उसके कारण इलेक्ट्रिक व्हीकल का बहुत बड़ा नया मार्केट बनेगा। जैसे मेरे मन में है कि मेरे देश की मेरी पहली प्रायोरिटी सारे एम्बुलेंसेस, जितने पुराने एम्बुलेंस हैं, उन सारे एम्बुलेंस को स्क्रैप कर देना और उन सबको नए, और वो भी हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल भी हो और हमारे जो रेगुलर जिस प्रकार का फ्यूल का उपयोग करते हैं, ताकि कभी एम्बुलेंस को रुकने की नौबत ना आ जाए। अब आप कल्पना कर सकते हैं हिंदुस्तान जैसे इतने बड़े देश में कितनी बड़ी आवश्यकता होगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, तो स्क्रैपिंग का एक ऐसा बड़ा क्षेत्र है। अगर आप वहां की कंपनियों को फाइनेंस की मदद कर सकते हैं और थोड़ा शुरू में, क्योंकि एक प्रकार से ग्लोबल गुड के लिए है, ये एनवायरनमेंट की दृष्टि से बहुत बड़ा काम है, तो आपके लिए एक बहुत बड़ा अवसर के रूप में। आप जानते हैं, मैं पहले भी कह चुका हूं, रिफॉर्म के क्षेत्र में मेरी सरकार बहुत प्रतिबद्ध है और हम रिफॉर्म हमारे देश की आवश्यकता, हमारे देश के भविष्य को ध्यान में रख कर कर रहे हैं, लेकिन हम ग्लोबल स्टैंडर्ड को मीट करने वाले रिफॉर्म्स भी कर रहे हैं। और रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म करके संकल्प को लेकर के हम चल रहे हैं। और जैसा गौतम जी ने उल्लेख भी किया मेरे लास्ट भाषण का, मैं तो कहूंगा हम रिफॉर्म करेंगे, आप परफॉर्म कीजिए। अवसर ही अवसर है और इसलिए मैं आप सबको, और आप जानते हैं जहां तक पॉपुलेशन के हिसाब से दुनिया में हमारा जितना है हिस्सा, पहली बार हम उस स्थिति पर पहुंचे हैं कि हमारे पॉपुलेशन का जितना परसेंटेज है उतना ही परसेंटेज, उससे +1 हम ग्लोबल गुड में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। यानी एक वैश्विक जिम्मेवारियों को संतुलित रूप से यानी निभाना, ये बहुत कम लोग कर सकते हैं, जो आज इतना बड़ा भारत देश कर रहा है। तो मैं मानता हूं कि इसको आप आगे जाकर के अपने फायदे में भी कैसे बदल सकते हैं। आप देखते हैं फिनटेक ने दुनिया में, भारत के पास टैलेंट भी है, उसका लाभ तो मिलेगा, लेकिन भारत के लोग टेक्नोलॉजी के एडॉप्ट करने में कितने तेज है। आज फिनटेक की दुनिया में हमारा यूपीआई, फाइनेंशियल डिजिटल ट्रांजैक्शन, दुनिया में जितना रियल टाइम ट्रांजैक्शन होता है उसका 50% अकेले इंडिया में होता है। इसका मतलब ये ऐसा क्षेत्र है कि जिसमें, इसका मतलब ये हुआ कि फिनटेक की दुनिया में अगर ग्लोबल लीडर बनना है तो भारत को केंद्र बिंदु बना करके बड़ी आसानी से आप फिनटेक की दुनिया में आप आगे आ सकते हैं। स्टार्टअप के अंदर हमने काफी रिफॉर्म की है। इस बजट में भी हमने स्टार्टअप को काफी रिलैक्सेशन दिए हैं। भारत में Tier 2, Tier 3 सिटी में भी बहुत तेजी से स्टार्टअप ग्रो कर रहे हैं। 10 साल के भीतर हम करीब 10 साल पहले 100 स्टार्टअप थे, आज करीब 100,000 से भी ज्यादा स्टार्टअप है। बहुत बड़ी मात्रा में ग्लोबली लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं और सक्सेसफुल स्टोरी है कि बहुत बड़ी मात्रा में उसमें से यूनिकॉर्न्स बन रहे हैं। मैं चाहूंगा कि आपके यहाँ जो फाइनेंस के वर्ल्ड से जुड़े हुए लोग हैं, भारत के स्टार्टअप की दुनिया को अगर तराशेंगे तो उनके सामने बहुत बड़ी संभावना है। हम बहुत एग्रेसिवली सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में जा रहे हैं
अब तक करीब 5 कंपनियां ऑलरेडी अपना काम शुरू कर चुकी हैं। आगे भी औरों की संभावनाएं हैं और हम पूरी इकोसिस्टम को लाने वाले हैं। हम कोई एक छोटा सा टुकड़ा एक आध हिस्सा करके अटकने वाले नहीं है। भारत के पास टैलेंट है। आज दुनिया में जितने भी चिप्स हैं, अगर उसका राइटिंग का काम है तो सॉफ्टवेयर का काम है, वो सब हिंदुस्तान में हो रहा है। सब बड़ी कंपनियों के रिसर्च यूनिट वहीं पर है। अब हम चाहते हैं कि हम खुद ही यहाँ पर उस दिशा में आगे बढ़े, तो आपके लिए वो भी एक बहुत बड़ा स्कोप है। भारत में एक स्टेबिलिटी है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, लेकिन हम हमारी नीतियों में प्रिडिक्टेबल नीतियां लेकर के चल रहे हैं, लेकिन प्रोग्रेसिव पॉलिसी लेकर के भी चल रहे हैं। हम दुनिया में जो भी संभावना है उन नीतियों को, और हर एक के लिए काफी ओपन हो। कोई सीक्रेसी और फिर बाद में जाकर के कुछ दूसरा और फिर कोई तीसरी डेफिनेशन, हम उस दिशा में जाने वाले लोगों में से नहीं है। एंड एक ट्रांसपेरेंसी के साथ, पूरे कमिटमेंट के साथ आज हम दुनिया के सब लोगों को अपनी बात बता रहे हैं। आज मैं सिंगापुर में इतने बड़े महत्वपूर्ण फोरम में बैठा हूं, तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि भारत तो प्रगति कर रहा है, लेकिन भारत में जो सरकार है, वो सरकार पिछले 10 साल में जो काम किया है उससे 3 गुना काम इस 5 साल में करने के मिजाज से काम कर रही है। वो विश्वास लेकर के हम कर रहे हैं। अभी मेरी सरकार को 100 दिन नहीं हुए हैं, लेकिन 100 डेज के अंदर सिर्फ हमारे जो नीति निर्णय हुए हैं, शायद दुनिया के किसी देश में 5 साल में जो निर्णय नहीं हो सकते होंगे, वो मेरे 100 डेज में हुए हैं। यानी ये हमारी स्पीड है। स्केल भी आप कल्पना कर सकते हैं। सिर्फ हमने गरीबों के लिए घर बनाए, 4 करोड़ घर। अब ये यानी कितने सिंगापुर बन जाए, 4 करोड़ घर, यानी ये स्केल है। हमारे यहां करीब 100 सिटीज मेट्रो बनने वाला है। कितना बड़ा काम है। हमारा अर्बनाइजेशन बहुत तेजी से हो रहा है। बहुत तेजी से हमारे यहाँ ग्रामीण जीवन अर्बनाइजेशन की तरफ। अब अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर एक बहुत बड़ा काम है। नए सिटीज की हमारी जरूरत है, वो एक बहुत बड़ा काम है। यानी मैं कहता हूं कि स्काई इज द लिमिट वाली व्याख्या भी भारत के लिए छोटी पड़ती है, क्योंकि हम तो स्पेस में भी उतना ही काम कर रहे हैं। स्पेस में आज दुनिया में हमने जिस प्रकार से काम किया है, और स्पेस को हमने ओपन अप कर दिया है। मेरे यहाँ पॉलिसी में अब स्पेस को हमने सरकारी एक इकाई के रूप में नहीं रखा है, इसको हमने ओपन अप किया है। आज सिर्फ स्पेस में मेरे यहाँ 200 से ज्यादा स्टार्टअप्स हैं, और 22-25 साल के बच्चे खुद अपने सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं। यानी आप कल्पना कर सकते हैं कि कितना तेजी से विकास हो रहा है। और इस विकास की यात्रा में मैं आप सबको भागीदार बनने के लिए निमंत्रण देता हूं। मुझे बहुत अच्छा लगा, आप सबने समय निकाला। आप में से बहुत से साथी हैं जिनको कभी न कभी मुझे मिलने का अवसर मिला है। कुछ लोगों से सामूहिक मिला हूं, कुछ लोगों से व्यक्तिगत मिला हूं। जब मैं सिंगापुर में आप सबसे मिलता हूं तो मुझे ऐसा लगता नहीं है कि मैं किसी नए लोगों को मिल रहा हूं या नई बात सुन रहा हूं। इतना हमारे बीच में, और शायद किसी एक सरकार के साथ इतना निकट ओपन नाता बन जाए, ऐसा बहुत रेयर होता है। जो आज मैं देखता हूं कि सिंगापुर के बिजनेस वर्ल्ड का भारत की सरकार के साथ है। ये मेरे लिए सबसे बड़े संतोष की बात है कि आप सबको लग रहा है कहा यार ये सरकार हमारी है, ये सरकार हमारा सुनती है, ये सरकार में हम खुलकर कुछ कह भी सकते हैं। ये नाता जो है वो हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। और इसलिए मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि अवसर है, अवसर को जाने मत दीजिए। और जितने भी नए क्षेत्रों में आप आना चाहते हैं, मैं तैयार हूं। कुछ क्षेत्र ऐसे होंगे कि जिसमें शायद हमारे पास नीति नहीं होगी, आप लेकर के आइए, मैं नई नीति बनाने के लिए तैयार हूं। लेकिन भारत संभावनाओं का क्षेत्र है। इन संभावनाओं के क्षेत्र को
आप अपने नसीब के लिए उपयोग कीजिए और आपके लिए फिर कभी कोई रुकावट नहीं होगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। मैं फिर एक बार आप दोनों महाशय यहाँ इस समय निकाल करके आए, मैं आपका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये आप देख रहे थे सिंगापुर में बिजनेस लीडर्स की मीटिंग हुई जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि सरकार के तीसरे कार्यकाल का फोकस स्किलिंग पर है। भारत का बढ़ता एविएशन सेक्टर में निवेश की संभावनाओं पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि डोमेस्टिक एयर ट्रैफिक में कंपटीशन को बढ़ाना चाहते हैं और एविएशन सेक्टर कई ऐसी संभावनाओं के नए द्वार खोल रहा है। उन्होंने जिक्र किया एनर्जी सेक्टर का और उसमें भी उन्होंने बात की कि आने वाले समय में भारत की जो नीतियां हैं उसे देखते हुए भारत में पुराने वाहनों को स्क्रैप कर इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की ओर भारत तेजी से बढ़ रहा है। ऐसी दिशा में भी भारत एनर्जी सेक्टर एक ऐसा है भारत का जिसमें अपार संभावनाएं हैं। उसे लेकर उन्होंने एक तरह से वहां बिजनेस लीडर्स को आकर्षित भी किया है और ये भी कहा है कि किस तरह से स्पेस सेक्टर है, एनर्जी सेक्टर है, ये तमाम वो क्षेत्र हैं जहां निवेशकों की दिलचस्पी होगी और भारत संभावनाओं का देश है। साथ ही साथ अंत में उन्होंने ये भी कहा कि आप अगर कुछ ऐसे क्षेत्रों में लेके आना चाहते हैं जिससे लेकर अभी तक नीतियां नहीं बनी हैं तो आप अपने प्रपोजल के साथ आइए, मैं उन क्षेत्रों में भी नीतियों को बनाऊंगा और उसके लिए भी हम काम करेंगे। तो एक तरह से सिंगापुर के बिजनेस लीडर्स के साथ प्रधानमंत्री ने न सिर्फ भारत की तमाम संभावनाओं की क्षेत्रों की बात की है बल्कि ये भी कहा है कि भविष्य में किस तरह से भारत में निवेश आकर्षित करने के लिए भारत कुछ नए क्षेत्रों पर भी विचार कर रहा है सहयोग और निवेश के लिए। और आइए सीधे अभी आपको लिए चलते हैं विज्ञान भवन। श्री द्विती चंद्र साहू, उड़ीसा। श्री आर.एस. मुरलीधरन, तमिलनाडु। श्री अशोक सेन गुप्ता, केंद्रीय विद्यालय संगठन, कर्नाटका। श्रीमती चारू मैनी, सीबीएसई, हरियाणा। श्री राजेंद्र सिंह इंसा, पंजाब। डॉक्टर अविनाश शर्मा, हरियाणा। डॉक्टर उर्फाना अमीन, जम्मू एंड कश्मीर। श्री नारायण स्वामी आर, कर्नाटका। श्री आशीष कुमार रॉय, वेस्ट बंगाल। श्रीमती ज्योति पांका, अरुणाचल प्रदेश। डॉक्टर नोनी गोपाल देवनाथ, त्रिपुरा। श्री चंद्रेश कुमार बोलाशंकर, बोरी सागर, गुजरात। श्री श्याम प्रकाश मौर्य, उत्तर प्रदेश। डॉक्टर सुनीता गोधा, मध्य प्रदेश।
श्री जीनू जॉर्ज, केरला। मिस यांकेला लामा, सिक्किम। श्री दीपेन खानीकर, असम। श्री सिकेंद्र कुमार सुमन, बिहार। श्री पेसारा प्रभाकर रेड्डी, तेलंगाना। श्रीमती नंदिता चौंगथम, मणिपुर। डॉक्टर आशा रानी, झारखंड। श्री माधव प्रसाद पटेल, मध्य प्रदेश। श्री कुनाती सुरेश, आंध्र प्रदेश। श्री एच.एन. गिरीश, कर्नाटका। डॉक्टर बलजिंदर सिंह बरार, राजस्थान। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राष्ट्रपति महोदया। शिक्षक विद्यालयों में संस्कारों के बीज बोते हैं। महाविद्यालयों तथा संस्थानों में देश के भावी श्रेष्ठ नागरिक बनाने का दायित्व वहन करते हैं। कौशल विकास के गुरु कौशल को ताकत बनाते हैं। ये सभी शिक्षक देश सम्मान तथा देश निर्माण की गर्व गाथा में सहभागी बन रहे हैं। अब हम अंतिम 32 पुरस्कार विजेताओं पर एक लघु फिल्म प्रस्तुत कर रहे हैं। तत्पश्चात माननीय राष्ट्रपति महोदया इन शिक्षकों को सम्मानित करेंगी। तो आइए देखते हैं ये फिल्म। डॉक्टर ए गांधीमथी, लेक्चरर, डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश, त्यागराजा पॉलिटेक्निक कॉलेज, सेलम, तमिलनाडु में लैंग्वेज लर्निंग में अपने नवाचारों के लिए जानी जाती है। उन्होंने स्टूडेंट सेंट्रिक लर्निंग, टेक टॉक और एम्प्लॉयर सेंट्रिक लर्निंग जैसी शिक्षण विधियों का उपयोग करके 99% शैक्षणिक परिणाम हासिल किए हैं। उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें AICTE लीलावती अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया। शिक्षा में नवाचार और समाज सेवा के प्रति अटूट समर्पण के लिए उन्हें राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाता है। ये है डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक, जूनागढ़, गुजरात के प्रमुख के रूप में कार्यरत प्रोफेसर परमार रंजीत कुमार खीमजी भाई। उन्हें प्रयोग आधारित और परियोजना आधारित शिक्षण को बढ़ावा देने का श्रेय है। उन्होंने पिछले 5 वर्षों में ग्रामीण और कमजोर सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के छात्रों की सहायता के लिए स्थानीय भाषा में प्रयोगशाला मैनुअल और वीडियो तैयार किए हैं। नैतिक मूल्यों के साथ आधुनिक तकनीकों को शामिल करते हुए उन्हें राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाता है। ये है IIT दिल्ली के रसायन विज्ञान विभाग की प्रोफेसर निधि जैन, जो CH फंक्शनलाइजेशन और फोटो रीडॉक्स कैटालिसिस जैसे उभरते क्षेत्र में अपने योगदान के लिए प्रसिद्ध हैं। उनके वैज्ञानिक योगदान अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठित पत्रिकाओं ACS, RSC, वाइली में 80 से अधिक शोध पत्रों में प्रकाशित हुए हैं। उन्हें IIT दिल्ली के अंडर ग्रेजुएट टीचिंग के लिए टीचिंग एक्सीलेंस अवार्ड भी मिला है।
शिक्षा और अनुसंधान में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए उन्हें राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाता है। डॉक्टर स्माइलिन गिरजा मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी के क्षेत्र में इंडियन एसोसिएशन ऑफ अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजिस्ट्स और एंटीवायरल रिसर्च सोसाइटी में हेड प्रोफेसर हैं। उनकी शिक्षण पद्धतियों का केंद्रीय हिस्सा डू, ऑब्जर्व, रिकॉर्ड, अरेंज, डोरा और जॉयफुल इंटीग्रेटिव लर्निंग एंड अपडेट JILU जैसी पद्धतियां हैं जो अनुभवात्मक शिक्षा को बढ़ावा देती हैं। उन्होंने मल्टीपल इंटीग्रेटिव लर्निंग एल्गोरिदम MILA को पेश किया, जो पारंपरिक लेक्चर बेस्ड लर्निंग से हटकर एक नई शिक्षण विधि है। छात्रों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उन्हें राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाता है। नवाचार की शक्ति से शिक्षा में आते हैं बड़े बदलाव, जो लिखते हैं सफलता की नई गाथा। प्रोफेसर बिरिंची कुमार शर्मा इसका बेहतरीन उदाहरण है। उन्होंने फाइंडिंग द लीडर इन यू FLY जैसी कार्यशालाओं का आयोजन कर छात्रों में नेतृत्व की भावना को विकसित किया। उनके मार्गदर्शन में कई छात्रों ने। और सिंगापुर से प्रधानमंत्री मोदी स्वदेश के लिए रवाना हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 2 देशों की सफल यात्रा के बाद, ब्रुनेई और सिंगापुर की यात्रा के बाद, 2 दिवसीय यात्रा के बाद अब स्वदेश रवाना हो गए हैं। प्रधानमंत्री अपनी रवाना होने से पहले वहां मौजूद अधिकारियों समेत सभी का अभिनंदन, धन्यवाद करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिंगापुर की अपनी 2 दिवसीय यात्रा के बाद स्वदेश के लिए रवाना हो गए हैं। बेहद महत्वपूर्ण सिंगापुर की ये यात्रा रही है। भारत और सिंगापुर के संबंधों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये 5वीं यात्रा दोनों देशों के संबंधों को नए आयाम, एक तरह से रणनीतिक साझेदारी के साथ नई परिभाषा देती हुई ये यात्रा प्रधानमंत्री की रही है। इस यात्रा के दौरान 4 अहम समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। दोनों देशों के बढ़ते व्यापारिक और रणनीतिक संबंधों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी इस यात्रा में कहा कि बीते 10 वर्षों में दोनों देशों के बीच होने वाला व्यापार 2 गुने से ज्यादा हो गया है। साथ ही अपनी इस पूरी यात्रा में भारत और सिंगापुर के मजबूत सहयोग पर भी प्रधानमंत्री ने कई बातें कही। उन्होंने कहा कि सिंगापुर विकासशील देशों के लिए प्रेरणा स्रोत है। प्रधानमंत्री ने सिंगापुर दौरे पर दोनों देशों के बीच कई अहम समझौते हुए और समझौते के क्षेत्र स्किल डेवलपमेंट, डिजिटल तकनीक, सेमीकंडक्टर, AI और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाना शामिल है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की एक्ट ईस्ट नीति के लिए भी सिंगापुर अहम देश है। दोनों देशों के बढ़ते व्यापारिक और रणनीतिक संबंधों पर प्रधानमंत्री ने कहा कि बीते 10 वर्षों में दोनों देशों के बीच होने वाला व्यापार 2 गुना हुआ है। साथ ही साथ अपनी रवानगी से पहले जब प्रधानमंत्री ने बिजनेस लीडर्स के साथ एक बैठक की और बिजनेस लीडर्स को संबोधित किया, तब भी उन्होंने उन तमाम बातों को कहा कि किस तरह से दोनों देशों के संबंधों को और खासकर आर्थिक संबंधों के लिए भारत की संभावनाओं का जिक्र किया। तमाम उन क्षेत्रों का जिक्र किया प्रधानमंत्री ने जिसमें एविएशन सेक्टर, स्पेस सेक्टर, एनर्जी सेक्टर का जिक्र किया प्रधानमंत्री ने। तो प्रधानमंत्री 2 देशों की अपनी सफल यात्रा के बाद भारत के लिए रवाना हो चुके हैं। और आइए एक बार फिर हम लौटते हैं विज्ञान भवन शिक्षक दिवस के समारोह में। समर्पण की भावना के लिए उन्हें राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाता है। ये है शिक्षा विभाग के प्रमुख नीलाभ तिवारी। उन्होंने इंडियन नॉलेज बेस्ड एजुकेशनल साइकोलॉजी, ICT और पाठ्यक्रम विकास में अनुसंधान के माध्यम से महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वो एक लेखक और संपादक हैं, जिन्होंने शिक्षा और संस्कृत अध्ययन के विभिन्न विषयों पर अकादमिक साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्हें राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाता है। प्रोफेसर विनय शर्मा
IIT रुड़की के मैनेजमेंट स्टडीज विभाग के प्रोफेसर और डिजाइन विभाग में जॉइंट प्रोफेसर हैं। उनके एक सिद्धांत को अकादमी ऑफ मार्केटिंग साइंस द्वारा मान्यता दी गई है। उनके 2 प्रोजेक्ट्स ने उत्तर पश्चिमी हिमालय के क्षेत्रों में कम लागत वाली ऊर्जा उत्पादन और आजीविका विकास में महत्वपूर्ण बदलाव लाए हैं। मार्केटिंग इनोवेशन में अपने शोध और सामाजिक बदलाव की दिशा में विकास को प्रेरित करने के लिए उन्हें राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाता है। डॉक्टर मृदुला नंदावरम हैदराबाद के बेगमपेट स्थित गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फॉर वुमेन में एसोसिएट प्रोफेसर और तेलुगु विभाग की प्रमुख के रूप में कार्यरत हैं। उनके शिक्षण जीवन का अधिकांश समय राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में बीता है। उनका शिक्षण ऐसा होता है जो छात्रों के मन में विचारोत्तेजक प्रश्न छोड़ जाता है। पुरानी शिक्षाओं को नई शैली में प्रस्तुत करने के लिए उन्हें राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाता है। डॉक्टर शिमी SL पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़ के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। उन्होंने सोलर पावर्ड स्मार्ट क्लासरूम के साथ बाई डायरेक्शनल एनर्जी मीटर, IoT आधारित स्मार्ट प्रयोगशाला और सोलर आधारित चार्जिंग स्टेशन फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जैसे कई रियल टाइम प्रोजेक्ट्स पर काम किया है। उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाता है। ये है IIT इंदौर में विज्ञान और इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर कपिल आहूजा। इनके पास अमेरिका में 14 वर्षों का समृद्ध शिक्षण अनुभव है। इन्हें 4 बार IIT इंदौर में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक का पुरस्कार मिला है। उन्होंने IIT इंदौर में रिसर्च द्वारा पहला मास्टर ऑफ साइंस कार्यक्रम भी शुरू किया। अनुसंधान परियोजनाओं द्वारा छात्रों के भविष्य को नई दिशा देने में योगदान के लिए उन्हें राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। डॉक्टर अनीता सुशीलन क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बैंगलोर की आर्किटेक्चर विभाग की प्रमुख है। उनका रूरल स्टूडियो प्रोग्राम ग्रामीण भारत की मिट्टी से जुड़कर वास्तुकला को नए आयाम दे रहा है। अनुभवात्मक शिक्षा और पर्यावरण संवेदनशील डिजाइनों के माध्यम से शिक्षा और समाज के प्रति गहरी संवेदनशीलता और नवाचार की अद्वितीय दृष्टि के लिए उन्हें राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाता है। प्रोफेसर शहनाज अयूब इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशंस इंजीनियरिंग विभाग बुंदेलखंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में कार्यरत हैं। एक मेंटोर ऑफ चेंज के रूप में उन्होंने स्टार्टअप को सशक्त किया और नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा दिया है। उन्होंने आइडिया टू बिजनेस मॉडल पर एक क्रेडिट कोर्स शुरू किया, जिससे छात्रों में उद्यमिता की भावना और कौशल विकसित हो रहे हैं। उन्हें राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाता है। दशरथ वडोदरा गुजरात की ITI में सुपरवाइज इंस्ट्रक्टर श्रीमती दर्शना जिग्नेश कटिया इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में पिछले 12 वर्षों से छात्रों को तकनीकी और रोजगार परक प्रशिक्षण प्रदान कर रही हैं। आज मेरे कई सारे छात्र ABB, रेलवे, GEB जैसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे हैं। छात्रों के उज्जवल करियर के लिए समर्पित श्रीमती दर्शना जिग्नेश कटिया को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाता है। युवाओं के सपने को अपनी स्किल बेस्ड इनोवेटिव ट्रेनिंग मेथड से साकार किया है कोझिकोड केरला के शासकीय ITI के सीनियर इंस्ट्रक्टर श्री राधा कृष्णन PK ने। मेरा प्राथमिक ध्यान ड्रॉप रेट को कम करने और परीक्षाओं में 100% सफलता दर हासिल करने पर रहा है। शिक्षा के प्रति श्री राधा कृष्णन के समर्पण के लिए उन्हें राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाता है। केरल के कोयलेंडी के श्री अकबर ने आदर्श परीक्षाएं आयोजित करने के लिए एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT पोर्टल विकसित किया है।
जिससे छात्रों की मूल्यांकन प्रक्रिया बेहतर हुई। मेरा प्राथमिक ध्यान प्रभावी प्रशिक्षण प्रदान करने पर रहा है। मैं विभिन्न ऑनलाइन और ऑफलाइन शिक्षण प्लेटफॉर्म विकसित करने में लगा हुआ हूँ। एक रिजल्ट ओरिएंटेड ट्रेनर के रूप में स्थापित श्री मोहम्मद अकबर एम को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाता है। संभागीय ITI के मैकेनिक डीजल ट्रेड के प्रशिक्षण अधिकारी श्री प्रशांत दीक्षित। श्री दीक्षित ने मैकेनिकल डीजल ट्रेड के लिए ई-कंटेंट विकसित कर छात्रों के प्रशिक्षण को सुगम बनाया है। भविष्य में मेरी योजना है कि कैसे हम अपनी ट्रेड के सिलेबस को नई टेक्नोलॉजी के साथ हम अपने ट्रेनिंग्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकें। स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में योगदान के लिए उन्हें राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाता है। ITI पूसा नई दिल्ली में वेल्डिंग टेक्नोलॉजी लैब के इंचार्ज श्री टिंकू ने कोविड-19 के कठिन दौर में तत्काल आवश्यकता पर देश के इस तरह के पहले प्रशिक्षण कार्यक्रम में युवाओं को प्रशिक्षित कर एक जिम्मेदार और सराहनीय भूमिका निभाई है। मैं कोशिश करता हूं अपना 100% जो मेरी स्किल्स हैं वो बच्चों को डिलीवर कर सकूं। कौशल प्रशिक्षण में अपना अमूल्य योगदान के लिए राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाता है। महाराष्ट्र के कोल्हापुर के क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर श्री विवेक चिमन चांदलिया अपने छात्रों में हुनर के रंग भरते हैं। पेंटर जनरल कोर्स की शुरुआत ITI में 1960 में हुई थी। 1960 से इस कोर्स की पहली किताब मेरे द्वारा 2007 में लिखी गई। श्री विवेक चिमन चांदलिया को व्यवसायिक कौशल प्रशिक्षण के प्रति समर्पण और निष्ठा के लिए राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाता है। गोवा के मापुसा ITI की वोकेशनल इंस्ट्रक्टर सुश्री नताशा वो कारवाल्हो सौंदर्य प्रसाधन के प्रभावी प्रशिक्षण से अपने प्रशिक्षुओं का करियर संवार रही हैं और आत्मनिर्भर अभियान जैसे कार्यक्रमों की अगुवाई करने के साथ ही सुश्री नताशा ने ग्रास रूट लेवल पर विभिन्न वर्गों की महिलाओं के लिए सेल्फ ग्रूमिंग वर्कशॉप आयोजित किए हैं। सुश्री नताशा वो कारवाल्हो को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाता है। श्रीमती प्रेमलता रहंगडाले जो पिछले 8 वर्षों में नजर बनी हैं उन दृष्टिबाधित छात्रों की जिन्होंने कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट ट्रेड में श्रीमती रहंगडाले के मार्गदर्शन में कुशलता के साथ प्रशिक्षण प्राप्त किया है। दृष्टिबाधित विद्यार्थी भी अपने सपनों को साकार कर सके। श्रीमती प्रेमलता रहंगडाले द्वारा शिक्षा में नवाचारी तकनीकों के प्रयोग के लिए राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाता है। NR मोहल्ला मैसूरू कर्नाटक के शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के श्री शिवलिंगैया KJ ने न्यू एज ट्रेड एडवांस CNC मशीनिंग में युवाओं को उज्जवल करियर की राह दिखाई है। हम इस नियमित प्रशिक्षण के साथ साथ प्रशिक्षकों इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों के लिए प्रशिक्षण प्रदान करने का लक्ष्य रखते हैं। श्री शिवलिंगैया द्वारा फ्यूचर ओरिएंटेड कोर्स को नई दिशा देने के लिए इन्हें राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाता है। गुवाहाटी आसाम के नॉर्थ ईस्ट स्किल सेंटर के कोर्स ट्रेनर श्री उत्पल सैकिया के ट्रेंड छात्रों ने देश विदेश के 5 स्टार होटल्स में अपना करियर स्थापित किया है। मैं पारंपरिक कक्षा शिक्षण के बजाय व्यवहारिक उन्मुख दृष्टिकोण के साथ सीखने पर अधिक ध्यान केंद्रित करता हूँ। श्री सैकिया के प्रभावी प्रशिक्षण और उच्च कोटि के करियर गाइडेंस के लिए उन्हें राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाता है। गोवा के शासकीय ITI काकोरा में कारपेंटर ट्रेड के स्किल ट्रेनर श्री विजय चारी अपने प्रशिक्षुओं में कौशल के साथ कला का हुनर भी विकसित करते हैं। ये स्कीम हमारे ट्रेडिशनल जो कारपेंटर हैं बढ़ई सुधार काम वाले को बहुत अच्छा है। श्री विजय चारी को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाता है। ताने बाने से युवाओं में आजीविका का हुनर बुन रही ये है श्रीमती सरिता देवी। सरिता देवी हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के शमसी ITI में सिलाई तकनीकी वोकेशनल इंस्ट्रक्टर हैं। 3000 रुपए मासिक वृत्ति तथा रॉ मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट सीखने के लिए दिया जाता है। श्रीमती सरिता देवी को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाता है।
ये कहानी है नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर विमेन पटना बिहार के श्री जितेंद्र जांगीर की। तकनीकी के नए उभरते क्षेत्रों को अपने प्रशिक्षण में शामिल करके गुणवत्तापूर्ण ट्रेनिंग पर जोर देते हैं। मैंने नवाचार पर जोर दिया, प्रशिक्षुओं को लीक से हटकर आउट ऑफ द बॉक्स सोचने के लिए प्रोत्साहित किया। श्री जितेंद्र जांगीर को शिक्षा के प्रति उनके समर्पण के लिए राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाता है। नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चेन्नई में सिलाई प्रौद्योगिकी में ट्रेनिंग ऑफिसर श्रीमती बी पाउवलीन प्रिया। श्रीमती पाउवलीन अपने प्रशिक्षुओं को सिलाई प्रौद्योगिकी के नवीनतम कौशल से लैस करने और उनके ज्ञान को उन्नत करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। मेरा मुख्य काम हर एक को सशक्त बनाना और अपने पैरों पर खड़ा करना है। श्रीमती बी पाउवलीन प्रिया को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाता है। चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध शहर फिरोजाबाद की डॉक्टर ज्योति जैन ने पिछले 30 वर्षों से युवाओं का करियर शीशे की चमक से सजाया है। रॉयल ग्लास में इंडस्ट्री से बहुत सारी महिलाएं जुड़ी हुई हैं, जिनको मैंने सिखाकर उनको रोजगार परक कार्यों से जोड़ा हुआ है और वो खुद अपना कार्य कर रही हैं और साथ साथ दूसरों को भी रोजगार दे रही हैं। ग्लास सेक्टर की अनूठी विधा में प्रशिक्षण प्रदान कर युवाओं का करियर तराशने वाली डॉक्टर ज्योति जैन को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाता है। हैदराबाद के नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एमएसएमई की एसोसिएट फैकल्टी मेंबर सुश्री वनमाला स्वप्ना की विशेषज्ञता है एंटरप्रेन्योरशिप, इनोवेशन, स्किल डेवलपमेंट और क्वालिटी मैनेजमेंट। हम विभिन्न कौशल ट्रेडों में कौशल प्रशिक्षण कर रहे हैं। उद्यमिता को बढ़ावा देने की उनकी नवाचारी दृष्टिकोण और समर्पण के लिए सुश्री वनमाला स्वप्ना को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाता है। अब हमारी विनम्र अनुनय है माननीय राष्ट्रपति महोदया जी आपसे कि कृपया ये पुरस्कार अपने कर कमलों द्वारा प्रदान करें। माननीय कृपया मंच के सामने पधारें। अब उच्च शिक्षा विभाग के पुरस्कार दिए जा रहे हैं। डॉक्टर गांधीमती ए, त्यागराजर पॉलिटेक्निक कॉलेज, तमिलनाडु। प्रोफेसर परमार रंजीत कुमार खीमजी भाई, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक, जूनागढ़, गुजरात। प्रोफेसर निधि जैन, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, दिल्ली। प्रोफेसर डॉक्टर स्माइलन गिरिजा, सविता डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंसेज, सविता यूनिवर्सिटी, तमिलनाडु। प्रोफेसर बिरिंची कुमार शर्मा, इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, उत्तर प्रदेश। प्रोफेसर श्रीनिवास होता, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, एजुकेशन एंड रिसर्च, पुणे, महाराष्ट्र। डॉक्टर एस.आर. केशवा, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, बैंगलोर यूनिवर्सिटी, कर्नाटका। प्रोफेसर शिल्पा गौरी प्रसाद गनपुले, पुणे डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन एसोसिएशन, प्रोफेसर रामकृष्ण मोरे, आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस कॉलेज, महाराष्ट्र। डॉक्टर छायापुरम जयशंकर बाबू, पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी, पुडुचेरी। प्रोफेसर नीलाभ तिवारी, सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी, मध्य प्रदेश। प्रोफेसर विनय शर्मा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, रुड़की, उत्तराखंड। डॉक्टर नंदवरम मृदुला, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फॉर विमेन, तेलंगाना। Dr. Shimi S.L., Punjab Engineering College, deemed to be University, Chandigarh.
प्रोफेसर कपिल आहूजा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंदौर, मध्य प्रदेश। डॉक्टर अनीता सुशीलन, स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर, क्राइस्ट डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, बैंगलोर, कर्नाटका। प्रोफेसर डॉक्टर शहनाज अयूब, बुंदेलखंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, उत्तर प्रदेश। और अब कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय के पुरस्कार दिए जा रहे हैं। श्रीमती करिया दर्शनाबेन जिग्नेश कुमार, दशरथ, ITI, गुजरात। श्री राधाकृष्णन PK, गवर्नमेंट ITI, कोरिकोड, केरला। श्री मोहम्मद अकबर M, गवर्नमेंट ITI, कोइलांडी, केरला। श्री प्रशांत दीक्षित, गवर्नमेंट डिविजनल ITI, भोपाल, मध्य प्रदेश। श्री टिंकू, गवर्नमेंट ITI, पूसा, न्यू दिल्ली। श्री विवेक चंदालिया, गवर्नमेंट ITI, कोल्हापुर, महाराष्ट्र। मिस नताशा ओरेस्टी कारवालो, गवर्नमेंट ITI, माबसा, गोवा। श्रीमती प्रेमलता राहंगडाले, गवर्नमेंट डिविजनल ITI, भोपाल, मध्य प्रदेश। श्री शिवलिंगैया KJ, गवर्नमेंट ITI, मैसूरू, कर्नाटका। श्री उत्पल सैकिया, नॉर्थ ईस्ट स्किल सेंटर, गुवाहाटी, असम। श्री विजय गणपतिचारी, गवर्नमेंट ITI, काकोरा, गोवा। मिस सरिता देवी, गवर्नमेंट ITI, शमसी, हिमाचल प्रदेश। श्री जितेंद्र जहांगीर, NSTI, पटना, बिहार। श्रीमती B. पाउलिन प्रिया, NSTI, चेन्नई, तमिलनाडु। डॉक्टर ज्योति जैन, MSME, फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश। श्रीमती वनमाला स्वप्ना, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर MSME, हैदराबाद, तेलंगाना। कोटि कोटि धन्यवाद माननीय राष्ट्रपति महोदया एवं बहुत बहुत आभार। विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, सर्वोत्तम धन विद्या है और इसे प्रदान करने वाला गुरु वंदनीय है। शिक्षक राष्ट्र के समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं। विद्यार्थियों के अंदर छिपी शक्ति को जागृत करने का संकल्प लिए इन शिक्षकों को देशवासियों का सादर नमन। और अब हम विनम्र विनती करते हैं भारत की माननीय राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी से कि कृपया हम सबको संबोधित करें, हम सबका मार्गदर्शन करें। जोरदार तालियों से स्वागत करें माननीय राष्ट्रपति महोदया का।
इस सम्मान समारोह में उपस्थित केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री एवं शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी जी, शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुकांत मजुमदार जी, विभागीय अधिकारीगण, गणमान्य अतिथिगण, प्रिय शिक्षकगण, देवियों और स्वजनों, आज महान विचारक एवं शिक्षाविद तथा भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन की जयंती है। वे चाहते थे कि लोग उन्हें एक शिक्षक के रूप में याद करें। शिक्षक दिवस के इस अवसर पर मैं सभी देशवासियों की ओर से उनकी स्मृति को नमन करती हूँ। आज स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा तथा कौशल विकास के प्रशिक्षण में उत्कृष्ट योगदान के आधार पर पुरस्कार पाने वाले सभी शिक्षकों को मैं हार्दिक बधाई देती हूँ। आपने अपनी प्रतिबद्धता के बल पर विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करने में सराहनीय भूमिका निभाई है। आज पुरस्कृत हुए शिक्षकों के योगदान पर लघु फिल्म बनाकर इस समारोह के आयोजकों ने बहुत अच्छा काम किया है। इन लघु फिल्म को विषय वस्तु प्रदान करने वाले शिक्षकों की जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। शिक्षकों ने बच्चों में अध्ययन के प्रति रुचि बढ़ाने के अद्भुत प्रयास किए हैं। उन्होंने पढ़ाने के नए नए और रोचक तरीके निकालने के लिए नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया है। शिक्षा को समावेशी बनाने में योगदान दिया है। पूरे देश में अनगिनत शिक्षकगण निष्ठा के साथ कार्यरत है। सबको पुरस्कार देना संभव नहीं हो पाता है। मैं सभी देशवासियों की ओर से शिक्षक समूह को उनके असाधारण प्रयास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। प्रिय शिक्षकगण, गुरु, आचार्य और शिक्षक को हमारी परंपरा में बहुत आदर दिया जाता है। गुरु शब्द आध्यात्मिक ज्ञान देने वाले के लिए प्रयुक्त होता है। आचार्य एवं शिक्षक शब्दों का प्रयोग बौद्धिक और व्यवहारिक विद्या प्रदान करने वाले टीचर्स के लिए होता है। आम बोलचाल में विद्यार्थियों द्वारा शिक्षकों को गुरुजी कहने का परंपरा रही है। खगोल शास्त्र के प्राचीन विद्वानों ने हमारी सौर मंडल के सबसे बड़े ग्रह को देवगुरु बृहस्पति के नाम पे जानते हैं। ये इंडियन कॉस्मोलॉजी पर सामाजिक मूल्यों के प्रभाव का उदाहरण है। सप्ताह के एक दिन को बृहस्पतिवार या गुरुवार कहा जाता है। आज संयोग से गुरुवार भी है। हमारी परंपरा के अनुसार प्रत्येक सप्ताह की तरह आज का दिन आप सभी शिक्षकों या गुरु को समर्पित है। आज के दिन मुझे अपना वो समय याद आता है जब मैं ओडिशा के रायरंगपुर में श्री अरबिंदो इंटीग्रल एजुकेशन सेंटर में पढ़ाती थी। मुझे वहाँ बच्चों से न केवल अपार स्नेह मिला बल्कि बहुत कुछ सीखने को भी मिला। आज भी जब मैं बच्चों या शिक्षकों के बीच होती हूँ, मेरे अंदर का शिक्षक फिर से जीवंत हो जाता है। शिक्षक ही जीवन निर्माण का सबसे प्रभावी माध्यम है। अपने जीवन के महत्वपूर्ण क्षण में मुझे सहज ही स्कूल और शिक्षक को याद आते हैं। इस वर्ष 25 जुलाई को राष्ट्रपति के मेरे कार्यकाल का दूसरा वर्ष संपन्न हुआ। मैंने निर्णय लिया कि उस दिन मैं राष्ट्रपति भवन परिसर में स्थित विद्यालय में बच्चों के साथ क्लासरूम में समय बिताऊं। बच्चों के साथ प्रकृति और पर्यावरण के विषय में बातचीत करके मुझे बहुत संतोष अनुभव हुआ है। प्रिय विद्यार्थियों, जीवन में आगे बढ़ना सफलता है, लेकिन जीवन की सार्थकता इस बात में निहित है कि हम दूसरों की भलाई के लिए कार्य करें।
हमारे अंदर करुणा भाव हो, हमारे आचरण नैतिक हो। असल में सार्थक जीवन ही वास्तव में सफल जीवन है। ये बात विद्यार्थियों को समझाना आप सभी शिक्षकों का कर्तव्य है। आपको ऐसे नागरिक तैयार करने हैं जो शिक्षित होने के साथ साथ संवेदनशील, ईमानदार और उद्यमी भी हो। एक शिक्षक अपने आचरण एवं विचारों से विद्यार्थियों के जीवन में अमिट छाप छोड़ सकता है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का एक कथन इस संदर्भ में अत्यंत प्रासंगिक है। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि उनके शिक्षकों ने पुस्तकों के मदद से उन्हें जो सिखाया था वो उन्हें बहुत ही कम याद रहता था, पर पुस्तकों से अलग हटकर शिक्षकों ने स्वयं जो कुछ सिखाया था उनका स्मरण बातों भी याद रहता है। गांधी जी के कथन का भाव ये है कि बच्चे देखकर सुनकर बहुत सारे मूल्य सीखते हैं और अपनाते हैं। इसलिए कक्षा के अंदर और बाहर अपना आचरण उत्कृष्ट होना चाहिए। प्रिय शिक्षकगण, एक मूर्तिकार मिट्टी से मूर्ति बनाता है। एक ही तरह की मिट्टी से कई मूर्तिकार बहुत कलापूर्ण प्रतिमा बनाते हैं, तो कोई दूसरा मूर्तिकार सामान्य प्रतिमा बनाते हैं। मिट्टी वही है, प्रतिमाओं में अंतर है। यह अंतर मूर्तिकार की कला और निष्ठा के कारण होता है। कोई बच्चे यदि अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाता है तो इसमें शिक्षण व्यवस्था और शिक्षकों की ज़्यादा बड़ी जिम्मेदार बनती है। किसी भी शिक्षा प्रणाली की सफलता में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका शिक्षकों की होती है। शिक्षण कार्य केवल एक नौकरी नहीं है, ये मानव निर्माण का पवित्र अभियान है। प्राय शिक्षकगण केवल परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों पर विशेष ध्यान देते हैं, लेकिन श्रेष्ठ शिक्षक प्रदर्शन उत्कृष्टता का मात्र एक आयाम है। कोई बच्चा बहुत अच्छा खिलाड़ी हो सकता है, किसी बच्चे में नेतृत्व लेने की क्षमता होती है, कोई बच्चा सामाजिक कल्याण के कार्यों में उत्साहित होकर भाग लेता है। ऐसे आयामों की भी प्रशंसा होनी चाहिए। शिक्षक को प्रत्येक बच्चों की नैसर्गिक प्रतिभा को पहचान कर उसे उसी तरह की मदद देना चाहिए और आगे बढ़ाना चाहिए। देवियों और स्वजनों, मैं आज एक और महत्वपूर्ण बात आपके बीच रखना चाहती हूँ। एक महिला सशक्तिकरण की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। किसी भी समाज के विकास का एक महत्वपूर्ण मानक वहाँ की महिलाओं की स्थिति है। इसके लिए आवश्यक है सही शिक्षा। अभिभावकों के साथ साथ शिक्षकों की ये जिम्मेदारी है कि वे बच्चों की ऐसी शिक्षा दे कि वे सदैव महिलाओं की गरिमा के अनुकूल आचरण करें। महिला सम्मान की बात केवल शब्दों में नहीं है, बल्कि व्यवहार में भी होना चाहिए। प्रिय शिक्षकगण, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कौशल विकास पर विशेष जोर दिया गया है। इस नीति में प्रत्येक विद्यार्थियों के लिए वोकेशनल एक्सपीरियंस प्राप्त करने पर बल दिया गया है। इस अनुरूप में बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है। समग्र विकास में स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप का भी उतना ही महत्व है जितना एकेडमिक लर्निंग का है। हमारी संस्कृति में विश्वकर्मा को देवता का दर्जा दिया गया है। आज कौशल विकास से जुड़े शिक्षकों को भी सम्मानित किया गया है। मैं उनको विशेष बधाई देती हूँ। उत्कृष्ट शिक्षकों को सम्मानित करने के इस सुविचारित आयोजन हेतु मैं शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, कौशल विकास और उद्यमशीलता एवं शिक्षा राज्य मंत्री श्री जयंत चौधरी जी, शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुकांत मजूमदार जी तथा उनकी पूरी टीम को मैं बहुत बहुत सराहना करती हूँ।
प्रिय शिक्षकगण, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने अनेक क्षेत्र के साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र भी के विकास के अनुभव योगदान दिया है। गुरुदेव का स्पष्ट विचार था कि एक अध्यापक यदि स्वयं विद्या का निरंतर अर्जन नहीं करता रहता है तो वो सही अर्थों में शिक्षण का कार्य कर ही नहीं सकता है। जिस दीपक की शिखा प्रज्वलित नहीं रहता है उससे दूसरे दीपकों की प्रज्वलित करना असंभव है। मैं आशा करती हूँ कि गुरुदेव के विचारों के अनुसार शिक्षकगण शिक्षण के तौर पर आप सभी अपने ज्ञानार्जन की प्रक्रिया को निरंतर बनाए रखेंगे। ऐसा करने से आपका अध्यापन और अधिक प्रासंगिक एवं रुचिकर बना रहेगा। आपके विद्यार्थियों की पीढ़ी ही आप जो विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं वही पीढ़ी विकसित भारत के नेतृत्व करेंगे। मैं चाहूँगी कि हमारे शिक्षकों और विद्यार्थियों को की सोच वैश्विक हो और उनकी दक्षता विश्व स्तरीय हो। महान शिक्षक ही महान राष्ट्रों का निर्माण करते हैं। विकसित मानसिकता वाले शिक्षकगण ही विकसित राष्ट्र बनाने वाले नागरिकों का निर्माण कर सकते हैं। मैं आशा करती हूँ कि हमारे शिक्षकगण वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के राष्ट्रीय लक्ष्य को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के साथ जोड़कर देखेंगे। मुझे विश्वास है कि विद्यार्थियों को प्रेरित करते हुए हमारे शिक्षकगण भारत को विश्व का ज्ञान केंद्र बनाएंगे। इसी आशा और भरोसा के साथ मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। महान शिक्षक ही महान राष्ट्र का निर्माण करते हैं। नवीनतम सोच वाले शिक्षक ही नवीनतम भारत का निर्माण कर सकते हैं और राष्ट्र के निर्माण में शिक्षकों की भूमिका महत्वपूर्ण है। ये कहना है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का। दिल्ली के विज्ञान भवन में शिक्षक दिवस के मौके पर राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान समारोह को संबोधित कर रही थी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। इस दौरान उन्होंने चुनिंदा शिक्षकों को सम्मानित भी किया और राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि वैसे तो भारत का हर एक शिक्षक सम्मान के पात्र है, लेकिन सभी का सम्मान करना संभव नहीं है, लिहाजा सभी शिक्षकों के योगदान को राष्ट्रपति ने नमन किया। इसी के साथ यहां रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। देखते रहिए डीडी न्यूज। इसी जान जो है सारे घर की दुलारी, उसकी सुरक्षा और स्वास्थ्य है हम सबकी जिम्मेदारी। 5 साल से कम उम्र के बच्चों को दस्त से बचाने के लिए तैयार है परिवार। रक्षा, रोकथाम और उपचार। रक्षा के लिए 6 महीने तक बच्चे को सिर्फ मां का दूध पिलाएं। रोकथाम मतलब साफ घर, साफ टॉयलेट और साफ बर्तन, और खाना बनाने से पहले और शौच या मल साफ करने के बाद हाथ अच्छे से धोएं। उपचार के लिए जब बच्चे को दस्त लगे तो उसे तुरंत ORS का घोल पिलाएं और 2 हफ्ते तक जिंक की गोली दें। दस्त होते ही अपने